आलोक आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको जैसा कि पहले से आप विदित हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, कि आप तक मैं करंट के रूप में, कभी लाइव के रूप में, कभी किसी के रूप में यूट्यूब में आप तक वीडियो पहुंचाता रहता हूं। इसके साथ साथ मैंने आलोक आईएएस अकेडमी का एक ऐप भी डेवलप कराया है, जिसमें धीरे धीरे मैं कोर्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आप जा करके प्ले स्टोर पर आलोक आईएएस अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें आपको मुफ्त पे भी उपलब्ध हैं, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं, ऑनलाइन कोर्स खरीदने से आपको कुछ लाभ मिलेगा, तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, करंट पर एक टॉपिक मैंने न्यूज़पेपर पे बेस, आप जानते हैं मैं बनाता हूं, तो एक टॉपिक आज एक बहुत बड़ी घटना है एडिटोरियल के पास आई है न्यूज़पेपर में, हिजाब पर हंगामा। ये एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, पर फिर भी हिजाब पर हंगामा पर हम लोग बात करेंगे कि तो इसमें एक आप ध्यान रखिए, हिजाब और हंगामा, इस पर हिजाब पर जो हंगामा है, क्या आपको लगता है कि हंगामा उचित है? क्या एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र में जब मामला जुरिस के अंदर हो, न्यायालय के पास हो, तो फिर उसे जन आंदोलन के रूप में बदलना या उसे बदलने का प्रयास करना कितना हद तक उचित है? दोस्तों, अभी तक तो देश में यही परंपरा रही है कि अगर कोई प्रक्रिया प्री जुडिस है, जज न्यायालय के पास में है, तो न्यायालय के निर्णय का लोग इंतजार करते थे। बट एक नया प्रयोग है, अब न्यायालय भी रोड में, पार्लियामेंट भी रोड में। ये एक जो परंपरा है, मेरा मानना है कि ये राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए तो कतई नहीं हो सकती है। ये राष्ट्र के अंदर खाइयों को पैदा करेगी, नेशनलिज्म को कमज़ोर करेगी और लोगों के दिलों में नफरत भरेगी। इसलिए हिजाब पर हंगामा उचित नहीं है। न्यायालय का निर्णय आने दीजिए इस देश में, क्योंकि ये देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष तक चुना हुआ नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष तक हायरार्किकल नहीं है, चुना हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि सब चीज़ें जनमत के आधार पर होगी। यहाँ एक पार्लियामेंट है, कानून बनाती है, जुडिशरी है, और उस पर वो चेक एंड बैलेंस होती है। तो एक पूरी प्रक्रिया है, उसको भरोसा रखना चाहिए। ऐसे हंगामा करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो कुछ संस्थाएं, कुछ जगह, कुछ प्लेस ऐसे हैं जिन्हें व्यक्तिगत हित से बड़ा रखना चाहिए, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, वहाँ पर हंगामे की बात करना या हिजाब को लेकर के कहना कि उनके धर्म का हिस्सा है। क्योंकि मैं आपको लिंक बाद में दूंगा। मैंने एक वीडियो देखा था टीवी पे, केरल के जो राज्यपाल हैं खान साहब, उनका एक इंटरव्यू आया था एनडीटीवी इंडिया पे, कि इंडिया टीवी पर, ठीक है, सौरभ शर्मा जी के साथ में। तो उस आप भी जाइए, उसको सर्च करिए, देखिए। उन्होंने कुरान को बेस करके कुछ बातें बताई थी। मैं उन्हीं आरिफ मोहम्मद खान जी के इंटरव्यू पर बेस नॉलेज पर मैं आपको पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कुरान का बहुत अच्छा अध्ययन किया है। तो उस इंटरव्यू पे बेस मैं भी कुछ पर चर्चा आपसे कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हिजाब है, हिजाब का प्रयोग बुरके के रूप में या कवर सर रखने के रूप में कुरान में आया ही नहीं है। हिजाब का प्रयोग दरवाजे में टंगे पर्दे के रूप में आया है, क्योंकि जहाँ पर इस्लाम पैदा हुआ था वहाँ मकान नहीं होते थे, तंबू होते थे। सिविलाइजेशन उतने स्ट्रॉन्ग बिंदु पर नहीं थी, तो तंबू के आगे पर्दा ही होगा। तो कोई महिला जब गैर मर्द से बात करती थी तो पर्दे के अंदर से करती थी। ये भारत में आज भी परंपरा, गाँव देहात में अगर कोई गैर मर्द अपरिचित दूर का है, तो महिला, मेरी माँ जैसे लोग भी दरवाजे के पीछे खड़े आते हैं, और जब तक यंग रही तब तक वो फिर पीछे से बात करती थी। जब क्योंकि लगता है चलो ठीक है, अपना बात कर ली और इन्फॉर्मेशन भी पहुंच गई, बात खत्म हो गई। लेकिन कुरान में कहीं पर भी मुंह ढकने की बात नहीं है। कुरान में ये कहना है कि जो उत्पत्ति हुई है कुरान में पर्दे को लेकर के, वो ये था कि वहाँ पर मनचले लड़के छेड़ते थे महिलाओं को। तो उन पर जब टोका जाता था तो कहते थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मनचला है या एलीट घर की सामान्य अच्छी महिला है। तो उसके लिए गले में, शर्ट के ऊपर या गले में जो भी ऊपरी वस्त्र पहने, उसके ऊपर एक कपड़ा डालने की बात आई। गले में कपड़ा, मुंह बंद करने की नहीं। तो कुरान में, जिससे कि ये पता चल सके कि ये दासी है या नहीं, क्योंकि दासी को कोई भी छेड़ सकता था उस समय की बात। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये दासी हैं या ये दासी नहीं है, इसके लिए गले में स्कार्फ जैसा डालने की बात आई है। और कुरान में पर्दे, मुंह ढकने की बात नहीं।
तो दोस्तों तीसरा कुरान में एक आयत और भी है कि जो व्यक्ति या जो समाज समय के अनुसार नहीं बदलता है उसका स्थान कोई दूसरा ले लेता है। ये मैं सालों से कह रहा हूँ कि तो केरल के जो राज्यपाल जी उन्होंने ये बात कही कि अगर इस्लाम के फॉलोअर्स समय से नहीं बदलेंगे, ये कुरान में कहा गया है कि आपके अंदर अगर बदलाव समय से नहीं करते हैं तो फिर आपका स्थान कोई दूसरा ले लेगा। तो इसके हिसाब से मतलब हो कि जो हिजाब है वो इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, बाद में जुड़ा है। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं था, जैसे हिंदू धर्म में बाल विवाह हिंदू धर्म का अंग नहीं था। जैसे 1986 तक मुस्लिम स्कॉलर ये कहते थे कि ट्रिपल तलाक इस्लाम धर्म का कुरान का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन 2017 में उन्हीं स्कॉलर्स ने ये मानना शुरू कर दिया कि ट्रिपल तलाक इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं। तो दो बातें हुई, एक तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो उस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में कभी भी जो सेकुलर बॉडीज हैं उनको कम्युनल या धार्मिक नहीं किया जा सकता। वहाँ ना तो हिंदू अपने हिसाब से कपड़े पहन के जा सकता है, ना जैन जा सकता है, ना बौद्ध, ना सिख, ना ईसाई, ठीक है, वो नहीं जा सकते, वो अपने धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुरान में भी जो मुंह ढकना है या पूरे कपड़े पहनने हैं, ये भी इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान जी ने भी विश्लेषित किया और जितना मैंने कुरान पढ़ा है दोनों आधार पर ये इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुर्का है, जो हिजाब है, ये इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है पहला। और अगर इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा होता भी तो भारत क्योंकि एक सेकुलर राष्ट्र है, इसलिए जहाँ जहाँ पर राज्य की नीतियाँ और पंथ के विचारधारा में से एक को चुनना है आर्टिकल नंबर 25 के आधार पर, तो राज्य की नीतियाँ पंथ को नियंत्रित कर सकती हैं। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि ऐसा कोई धार्मिक विचार, धार्मिक चिंतन, ऐसे कोई पहनावा या ऐसा कोई रीतियाँ जो समाज का तारतम्य बिगाड़ती हो, समाज का ताना बाना बिगाड़ती हो, समाज को एक दूसरे से अलग करती हो, तो ऐसे विचार जो है वो राज्य नियंत्रित करेगा। ये एक पूरा एक टॉपिक है दैनिक जागरण का आर्टिकल नंबर पेज नंबर 14 पर, उसको बेस करके मैंने पर चर्चा किया है। फिर एक दूसरा टॉपिक है गोवा मुक्ति को लेकर के। 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत में विलय हुआ, लेकिन गोवा भारत को तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी, तो इतना लंबा समय कैसे लगा, जबकि फ्रांसीसी बस्ती भी छोड़कर फ्रांसीसी चले गए थे। पुर्तगाल बहुत छोटा राज्य था और वहाँ का जो निरंकुश शासक था वो भारत को नहीं हरा सकता था, फिर भी हमने गोवा को क्यों अपने उसमें अधीन नहीं रखा। केसी त्यागी जी का ये लेख है और बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मैं अपने नॉलेज में बता रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू की जो टालो की नीतियाँ थी वो गोवा पर भी लागू थी। राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने गोवा मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कुछ लोग अगर चाहते हैं कि गोवा को लेकर के हम युद्ध करने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं गोवा पे, तो मैं नहीं करूँगा। भारत में और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर के हमें बात करना है। तो गोवा को लेकर के जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज किया, नेग्लिजेंस किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि गोवा के लोग 1961 तक गुलाम बने। तो सर कांग्रेस ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में एक और खबर है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मई से शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है, नेटवर्क और बेहतर हो जाएगा, कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, लोगों का जीवन और बेहतर हो जाएगा। ये भी एक चीज़ें हैं। LIC पे भी सरकार विनिवेश करने जा रही है। किसी ने इसमें बताया कि सरकार इतना विनिवेश क्यों कर रही है। और उसके साथ साथ जैसे कि पाकिस्तान में एक घटना आई कि इस निंदा के आरोपित पर बरसाए पत्थर 100 पर। मुस्लिम ही व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति शायद पागल था, दीवार और पागल, उसको कुछ ज्ञात ही नहीं था, लेकिन लोगों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की, उसकी हत्या कर दी। तो जब भी किसी राष्ट्र की कट्टरपंथी विचारधारा को एक बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाया जाता है तो सीधी सी बात है उसके परिणाम गंभीर ही होते हैं। पाकिस्तान ने अपने लोग उनसे विकास की बात न करें, लोग डेवलपमेंट की बात न करें, लोग बेहतर जिंदगी होने की बात न करें, इसको लेकर के जो पाकिस्तान ने मजहबी उन्माद फैलाया कि इसमें कोई परिचर्चा ही लोग न कर पाए, तो मजहबी उन्माद का परिणाम अब इस रूप में दिखाई देता है कि कोई किसी की भी वहाँ हत्या कर देता है।
भारत में कतई गंभीर कोशिश न करें तुलना करने की। भारत में रूल ऑफ लॉ है और कोई भी अगर गलती करता है तो उसे दंडित किया जाता है। अच्छा, इसके साथ एक घटना और है। इसरो जो है वो एक नए सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है और इस बार इसरो EOS-04 अंतरिक्ष में आज भेजेगा और इसको लेकर के एक परिचर्चा ये है कि ये है निगरानी करने वाला सैटेलाइट है। EOS-04 ये निगरानी करने वाला सैटेलाइट है। इस बार ये जो अपना इसरो है ये करीब करीब 19 जो इसरो है वो 19 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है इस साल तक। अभी तक 19 लॉन्च करेगा और इसमें EOS इस साल का शायद पहला है और इसे PSLV C-52 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 इस लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है यानी इसके माध्यम से इसके अंदर रख करके एक लॉन्च व्हीकल है जिसमें रखा जाएगा। EOS ये सैटेलाइट है और ये इसको ले करके जाएगा। लॉन्च व्हीकल है ये, इसमें 2 छोटे सैटेलाइट भी लेकर जाने की योजना है और इसका जो आज लॉन्च होगा वो श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा 5:59 तो अब तक लॉन्च हो चुका होगा। अभी मैं क्योंकि न्यूज़ नहीं सुन पाया हूँ लाइव, सुबह से क्लास थी, उसके बाद फिर आलोक एकेडमी के जो प्ले स्टोर के लिए मैं सीरीज चला रहा हूँ मॉडर्न इंडिया की, उसके लिए वीडियो बना, फिर यूट्यूब के लिए एक वीडियो का निर्माण हो रहा है। तो इस वजह से अब तक मैं लाइव नहीं देख पाया हूँ। तो इस तरह से ये आज का न्यूज़पेपर की जो मेजर घटनाएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि ये प्रयास मेरा पसंद आया होगा। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि उन तक भी उचित ज्ञान उचित समय में उन तक पहुँच सके। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।